गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनपीओ का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन कहें या प्रॉपर क्लास, जो भी कहना चाहिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये? एप्लीकेबल फॉर पहला सीए फाउंडेशन, जरूर गो थ्रू करें। सीएमए फाउंडेशन, क्लास 12th of any board and बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। इतने लोगों के लिए ये क्लास अपना एप्लीकेबल होगा। ये क्लास धीरे धीरे करके अपलोड होगा क्योंकि एनपीओ में बहुत सारा टॉपिक है। तो पहले देख ले क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले इसमें। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना अपने को, एनपीओ क्या होता है, कैसे अपना बिजनेस करता है, क्या क्या अकाउंट मेंटेन करता है, किस तरीके से उसके पास पैसा आता है, कहाँ खर्च करता है, सबके लिए रिकॉर्डिंग। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझिए। आफ्टर इंट्रोडक्शन एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, कुछ आएगा तब देखेंगे क्या होता है, उसको समझना है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे बहुत सारा टॉपिक्स आएगा, छोटा छोटा टॉपिक एलिमेंट आएगा, और हर हर एलिमेंट के ऊपर हम लोगों को डिटेल एनालिसिस देखना है। तो मेजरली बोले इस चैप्टर में क्या होता है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग को माइंड में रखना होगा, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बेसिकली है इस चैप्टर में तीन ही चीज, जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग यहाँ रखना है क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है। एक एक करके अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन। एनपीओ क्या होता है? अकाउंटिंग फॉर एनपीओ समझने के पहले एनपीओ एक्चुअली में है क्या, मीनिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखें, ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो कुछ बिजनेस करता होगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कुछ बिजनेस कर रहा है वो मेरे लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो बिजनेस कैरिड ऑन हो रहा होगा, ये बिजनेस दो मोटिव से कैरिड ऑन हो सकता है, एक प्रॉफिट कमाने के लिए और एक समाज का भलाई करने के लिए। जैसे अगर कोई मिस्टर एक्स एक दुकान खोलता है, किराने का दुकान खोलता है, तो वो बिजनेस क्यों कर रहा होगा? ताकि अपना लाइवलीहुड चला सके, घर परिवार चला सके, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, पैसा कमा सके। और दूसरा, अगर कोई एक क्लब, चैरिटी क्लब बना के कोविड में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लब बनाया, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, कहीं से तो पैसा आया होगा भाई। आप फ्री में दे रहे हैं, आप फ्री में खरीदे तो नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं से तो पैसा देके खरीदे होंगे। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? कोई मेंबर होंगे बहुत सारे लोग जो पैसा देंगे आपको, कहीं से डोनेशन आएगा, एंड देन उस बिजनेस को आप कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका मोटिव बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बिजनेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस कर रहा हो, एनी इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग बिजनेस। कोई भी इंस्टीट्यूशन बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, दैट मीन वो अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बिजनेस दो मोटिव के साथ किया जा सकता है, टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस किए प्रॉफिट कमाए, नॉर्मली यही होता है। टू, इसको 4 कर देते हैं, 4
सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का कुछ वेलफेयर हो सके तो उसके लिए, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए अपना पूरा बिजनेस कंडक्ट करता है, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही एनपीओ बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा अपने लेक्चर में हम हमेशा दो चीज बोलते हैं, एक होता है FYI, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन होगा, जो हमेशा क्लास में हम डिक्टेट करेंगे, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंस नहीं रखता है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है। और दूसरा होगा FAQ, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चीज याद रखेंगे। अभी जो बोल रहे हो वो आपके लिए FAQ है, MCQ टाइप से पूछा जा सकता है कि एनपीओ इंडिया के अंदर अगर रजिस्टर होना चाहे तो कहाँ रजिस्टर होगा। एक वैलिड एमपीओ बनना चाहे, अपना नंबर लेना चाहे एनपीओ का, तो वो किस तरीके से कहाँ पे लेगा, तो उसके लिए है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर एनपीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, परमिटेड। तो अगर कोई भी एनपीओ है, बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाह रही है, ताकि उसको कहीं से भी फंड मिल सके, लोकल एनपीओ का बात नहीं कर रहे, जो 10 लोग 20 लोग से मिलके बना होगा वो एनपीओ नहीं। एनपीओ यहाँ पे वैसे एनपीओ का बात करें जो शायद 10,000 लोगों से मिलकर बना हो, 1 लाख लोगों से मिलकर बना हो, तो इसके लिए इसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। अब जैसे ही कोई भी एनपीओ सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होती है, तो हम लोग जानते हैं कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईयर, दैट इज 31 मार्च, आपको अपना फाइनल अकाउंट कंप्लीट करके गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ता है ऑनलाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या सबमिट करती है, तो ये फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये दो चीज जरूर से जरूर सबमिट करना पड़ता है। अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस में तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अलॉन्ग विथ बैलेंस शीट देगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अलॉन्ग विथ बैलेंस शीट देगी। और बहुत बड़ी कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देगी, चेंज इन इक्विटी देगी। तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, बट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या देगी, तो एन एनपीओ नीड टू सबमिट its financial statement which include, जिसको सबमिट बोले या प्रिपेयर, एक ही चीज है, प्रिपेयर करना पड़ेगा सबमिट करना पड़ेगा, तो पहले प्रिपेयर करेंगे तो भी सबमिट करेंगे, तो बात एक ही है। which include, क्या इंक्लूड होगा इसमें, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। और यही चीज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या सबमिट करना पड़ता था, ये वापस FYI है, मीनिंग ऊपर, फॉर योर इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो क्या सबमिट करती है, एक ही बार पूरा लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो, अदरवाइज ट्रेडिंग नॉर्मली हर कोई रहता है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस उसके लिए एप्लीकेबल होता है जो सर्विस दे रहा हो, अलॉन्ग विथ बैलेंस शीट। एंड फिर डिपेंड करता है कि अगर कॉर्पोरेट वगैरह हुई, कंपनी वगैरह हुई, तो फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी भी देगी, बट वो रेलेवेंस है नहीं अपने लिए, क्योंकि जिस लेवल के लिए
आप पढ़ रहे हो उस लेवल पे, कॉर्पोरेट के लिए अकाउंटिंग आपको नहीं सीखना है। हायर लेवल पे जाएंगे तब कॉर्पोरेट के लिए अकाउंटिंग सीखेंगे, वहां पे देखा जाएगा। तो ये हो गया अपने लिए 3 चीज, रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब प्रॉपर इसका बिजनेस कंडक्ट कैसे होता है, हाउ एन एनपीओ कंडक्ट इट्स बिजनेस। मतलब सोशल वेलफेयर का बिजनेस कंडक्ट करेगी कैसे, सोशल वेलफेयर करने में खर्चा है, और खर्चा कैसे, पैसा आएगा कहां से। तो एक एनपीओ मानते हैं, ये अपना एक एनपीओ है। ये एनपीओ सोच रहा है कि हम वेरियस लोगों को, मतलब सोसाइटी एज ए होल, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, लेट्स से ऑक्सीजन सिलेंडर देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके लिए इसको पैसा चाहिए, ये तो खर्च हो गया ना, यहाँ पे तो ये खर्च कर देगी पैसा। फिर पैसा आएगा कहाँ से, ये तो हो गया एक्सपेंसेस, इसका पैसा आएगा कहाँ कहाँ से। तो कोई हो सकता है इसको डोनेशन दे दे, कोई भला मानुस देखे और ऐसे एनपीओ के पास आके डोनेशन देगी, भाई रखो मेरे तरफ से इतना पैसा तुम। या फिर डोनेशन, नॉर्मली वर्ड हम लोग उस चीज के लिए यूज करते हैं जो स्मॉल अमाउंट्स में मिलता है और बहुत सारे लोग देते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए करके बहुत सारे लोग दिए, तो उसके लिए हम लोग डोनेशन यूज करते हैं। बट अगर कोई सिंगल पर्सन या कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज फंड दे देता है, तो उसको फिर डोनेशन नहीं बोल के फंड वर्ड यूज किया जाता है। तो डोनेशन भी मिल सकता है, फंड भी मिल सकता है, नीचे डिस्क्राइब करेंगे तीनों चीज को, बस नाम देखें। डोनेशन, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बहुत सारे लोग दिए होंगे तो डोनेशन है। फंड, जब कोई एक सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पैसा देता है और वो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए देता है कि भाई मेरे पैसे का यूज तुम कहाँ करना, तो वो फंड बन जाता है। पैसा मिल रहा है बट वो फंड है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, जब हम लोग डोनेशन बोल रहे थे तो ये आउटसाइडर था, कोई बाहर के इंसान कोई आए थे या हम लोग गए थे उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो आउटसाइडर था। फंड देने वाला ये भी आउटसाइडर था, बाहर का कोई इंसान, वो पैसा दे दिया अपने को, ढेर सारा पैसा, कि ये पर्टिकुलर काम करना था। सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एनपीओ चलाने के लिए कुछ लोग को चाहिए होगा, एक अकेला इंसान एनपीओ चला नहीं सकता है सोशल वेलफेयर का, तो 100, 200, 500 लोग होंगे जिनका एक ग्रुप होगा एनपीओ के लिए। वो हर ग्रुप का जो भी लोग होगा उन लोगों को हम लोग मेंबर बोलेंगे, उस ग्रुप में जितने लोग होंगे वो अपने लिए मेंबर रहेंगे। और हर मेंबर को कुछ पैसा फिक्स्ड है कि देना ही देना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, जैसा भी टर्म एंड कंडीशन, वो पैसा देना ही देना पड़ेगा, वो बनता है सब्सक्रिप्शन। तो ये दोनों नॉर्मली आउटसाइडर्स देते हैं और सब्सक्रिप्शन देने वाला मेंबर होता है, इनसाइडर होता है। इन शॉर्ट अगर नोट करना चाहें तो डोनेशन, क्या क्राइटेरिया याद रखना है, स्मॉल अमाउंट होगा, छोटा अमाउंट होगा, पेड बाय मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग पैसा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं, तो डोनेशन होगा। और होगा कौन, ये आउटसाइडर। फिर होगा अपने पास फंड। अच्छा, ये स्पेसिफाइड पर्पज के लिए नहीं होता है, फॉर जनरल पर्पज होता है। मतलब इस पैसे का यूज कहाँ करना है कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको जहां मन करे, जहां जरूरत हो, इस पैसे का यूज कर लें। बट जब वर्ड फंड आता है तो सबसे पहले तो ये स्पेसिफाइड पर्पज से होगा, किस काम को करने के लिए ये फंड मिला है। दूसरा, ह्यूज अमाउंट होता है, फंड ह्यूज अमाउंट होगा और ये मैनी नहीं देगा, कोई सिंगल देगा, पेड बाय सिंगल पर्सन। अब पर्सन बोल रहे तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी भी। तो डोनेशन स्मॉल अमाउंट बहुत लोग देंगे बाहर के, फंड भी बाहर वाला ही देगा, बट एक ही इंसान बहुत सारा पैसा देगा यहाँ पे।
फिर थर्ड होगा अपने पास सब्सक्रिप्शन। सोर्सेज बहुत सारे हैं, और भी सोर्सेस हैं, बट अभी 3 इंपॉर्टेंट सोर्स का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब रिसिट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वहां पे सारा सोर्स आएगा ही आएगा। तो अभी इसको बहुत लेंदी नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन ये कौन देता है? ये मेंबर देंगे, पेड बाय मेंबर्स। और मेंबर्स है तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल। और फिक्स्ड है ना कि मेंबर्स को तो देना ही देना पड़ेगा, ये ऑलवेज फिक्स्ड होता है। ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी फिक्स हो सकता है, या फिर एनुअली बेसिस पे भी फिक्स हो सकता है। तो ये 3 सोर्सेस रहा जहां से बेसिकली इंपॉर्टेंट पैसा आएगा और फिर हम लोग पैसे को खर्च करेंगे। सोर्सेस बहुत सारे हैं, अभी बस ये 3 सोर्स का एग्जांपल लेके चलेंगे। खर्चा भी बहुत जगह पे होगा। तो एक एनपीओ बिजनेस करता कैसे? कहीं से पैसा लेके आता है, कहीं पे खर्च करता है, कहीं से पैसा लेके आएगा, कहीं पे खर्च करेगा। खर्चा बहुत सारी जगह पे होगा। नॉर्मली पैसा आने का सोर्सेस बहुत है, बट डोनेशन, फंड और सब्सक्रिप्शन, ये 3 मेजर सोर्सेस होते हैं पैसे के लिए। अकाउंटिंग में क्या क्या करेगा? 3 टाइप का अकाउंट बनाएगा। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा, एंड बैलेंस शीट बनाएगा। तो पहला आप देखते हैं हम लोग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। टॉपिक नंबर 2 एक बार ऊपर से जल्दी से रिवाइज कर ले, क्या था? एनपीओ। तो एनपीओ कौन होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रहा होगा फॉर सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मेकिंग में। एनपीओ कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होता है। क्या क्या प्रिपेयर करके देगा वो? रिसिट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बिजनेस कैसे करेगा? ये बिजनेस करने का तरीका। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 2, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड में होने वाले रिसिट एंड पेमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एनपीओ में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसा ही एक अकाउंट हम लोग कैश बुक या कैश अकाउंट बनाया करते थे 11th में। कैश बुक या कैश अकाउंट भी वही चीज रिकॉर्ड करता था कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो पीरियड मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। नॉर्मली रिसिट एंड पेमेंट यहाँ पे पूरे साल भर का बात करेगा, होने का मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे जितना क्वेश्चन देखेंगे वो पर एनम के बेसिस का रिसिट एंड पेमेंट होगा। वो रिसिट एंड पेमेंट बताएगा कि कितना पैसा साल भर में आया वेरियस सोर्सेस से, और हम कहाँ पे खर्चा किए। पॉकेट में पैसा आया, पॉकेट से पैसा गया, इस चीज का रिकॉर्ड जहां पे मेंटेन होगा उसको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। कैश बुक के जैसा ही बनेगा। इट इज सिमिलर टू कैश बुक या कैश, इसी के सिमिलर होगा ये। इट रिकॉर्ड ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इन सिंपल कैश। अब यहाँ पे मनी कहने का मतलब ये है कि कैश में आया तो भी रिकॉर्ड करो, और बैंक में पैसा आया होगा तो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश, सिर्फ कैश को, हार्डकोर कैश को मान के नहीं चलेंगे, बैंक में पैसा आया तो वो भी इंक्लूड होगा। पैसा गया, कैश गया तब भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक गया तब भी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, दैट इज कैश ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। नॉर्मली ये पर्टिकुलर पीरियड कितने का होगा? फॉर अ ईयर। होने के लिए मंथली भी हो सकता है, नॉर्मली फॉर अ ईयर रहेगा। मतलब इस रिसिट शॉर्ट में लिखते हैं एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा ये क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट किसके सिमिलर होता है। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक ऑप्शन होगा कैश बुक। बहुत सारा ऑप्शन,
एक कैश बुक या कैश अकाउंट ऑप्शन, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, दो चीजों से मिलकर बना है। रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया, पेमेंट कितना पैसा गया। मनी इन, मनी आउट। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्लास में 11th के क्लास में, या जब सीएमए का क्लास ले रहे थे उस वक्त बताए थे आप लोगों को कि अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच होता है। ऑल्दो इसको लिखेंगे ना फिर हम रब कर देंगे, क्योंकि अभी हमको बहुत कुछ यहाँ पे लिखना है, तो शॉर्ट में लिखते फिर हम हटा देंगे। अकाउंटिंग करने का दो मेथड होता है। एक होता है कैश मेथड, कैश बेसिस, और एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग ये बोलेगा कि जितना पैसा मिला रिकॉर्ड करो, जिस दिन मिला रिकॉर्ड करो, जितना पैसा गया रिकॉर्ड करो, जिस दिन गया रिकॉर्ड करो। अब वो पैसा आज से रिलेट करता था, कल से रिलेट करता था, या आने वाले टाइम से रिलेट करता है, कैश बेसिस को इससे मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर एक एग्जांपल लें, आपका एक दुकान फिक्स था, एक ठेला फिक्स था जहां पे जाके आप समोसा खाते थे। कल कोई डेट मान लेते हैं 20 तारीख को, 20 जनवरी को आप 4 पीस समोसा खाए थे, 20 रुपया बना था, आपने कल नहीं दिए थे। दैट मीन 20 तारीख को आपके पॉकेट से पैसा गया नहीं, पैसा नहीं दिए तो पैसा गया नहीं, ठीक है। 21 तारीख को आप वापस से 2 पीस समोसा खाएं, दैट मीन आपका तो 10 रुपया बना होगा। बट जब पेमेंट करने के लिए गए तो दुकान वाला बोला भैया कल का भी 20 रुपया था, तो आप उसको जोड़ जाड़ के एक ही बार 30 रुपया दे दिए। तो कैश बुक इसको रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक इस 30 रुपए को रिकॉर्ड करेगा, ना कि 10 को रिकॉर्ड करेगा और ना ही 20 को। कैश बुक को मतलब है किस दिन पैसा दिया, कितना दिया लिख दो, किस दिन पैसा मिला, कितना मिला लिख दो। पैसा कब का है, कल का है, आने वाले टाइम का है, इससे कैश बुक को कोई मतलब नहीं है। इनकेस अगर आप यहाँ पे बढ़ा के 50 रुपया भी दे देते ना, कि आने वाला 2 दिन में भी हम खा लेंगे, तो भी कैश बुक बोलता है 50 रुपया लिख लो। तो कैश बुक, कैश बेसिस को बस इतना से मतलब है कि एक्चुअली में कितना पैसा आया चाहे गया, किस दिन पैसा आया चाहे गया। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग बनता है। लिख देते हैं इसको, इसको ऊपर लिखते हैं कहीं पे, यहाँ पे लिखते हैं, इट फॉलो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जिस दिन पैसा आएगा उसी दिन लिखेंगे, जिस दिन पैसा जाएगा उसी दिन लिखेंगे, पहले बात में। अब जब हम लोग इसको पहले हटा दें, ये समझाना था बस, ऑल्दो पहले भी कई बार समझाए हैं, तो बस एक बार रिवाइज कर दिया। कैश बेसिस क्या है और अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस अभी नहीं बताया, अक्रूवल बेसिस बताएंगे जब इनकम एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे तब। तो फिर क्या होगा, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो समझना और आसान हो जाएगा। तो अभी बस कैश बेसिस का बात किए। कैश बेसिस मतलब पैसा आया लिखो, पैसा गया लिखो। पैसा एडवांस में गया, बकाया था वो वाला दिया, हमको कोई मतलब ही नहीं है। रिसिट दो टाइप का होता है फर्दर, कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। पेमेंट भी दो टाइप का होगा। पेमेंट को कहने के लिए आप एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ऑल्दो एक्सपेंडिचर वर्ड थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, कहने के लिए बोल सकते हैं कैपिटल, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब गवर्नमेंट बजट हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे भी यही चीज आते हैं।
तो वहां पे हम लोग पेमेंट वर्ड नहीं एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया करते हैं। तो अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है वहां पे। तो रिसिट दो टाइप का होता है, कैपिटल रेवेन्यू। पेमेंट भी दो टाइप का होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब एक एक करके समझते हैं। कैपिटल पेमेंट क्या है, रेवेन्यू पेमेंट क्या है, कैपिटल रिसिट क्या है, रेवेन्यू रिसिट क्या है। देखें, जब हम लोग कैपिटल वर्ड बोलते हैं, कैपिटल कहाँ पे आता है, कैपिटल बैलेंस शीट में। कैपिटल वर्ड कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में दो चीज होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। कैपिटल वर्ड बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट में दो चीज होता है, एसेट एंड लाइबिलिटी। तो कैपिटल नेचर जहां पे भी आपको दिखे, ये चीज श्योर कर लें कि वो कहीं ना कहीं एसेट एंड लाइबिलिटी से ही रिलेटेड होगा। कैपिटल वर्ड कहीं पे भी दिखे, कैपिटल बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट में होता है एसेट एंड लाइबिलिटी। तो कैपिटल वर्ड जहां पे भी दिखे वो ऑलवेज एसेट एंड लाइबिलिटी से ही रिलेटेड होगा। इसको ऐसा करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, अरेंज करना आसान होगा। ऑलवेज रिलेटेड टू assets and liabilities। एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा तो कैपिटल वर्ड यूज होता है। अब एसेट एंड लाइबिलिटी में हमको देखना है चेंज। कैपिटल पेमेंट, पेमेंट है मतलब पॉकेट से पैसा गया होगा, आउटफ्लो ही हुआ होगा। पॉकेट से पैसा गया, अब हम देखते हैं अपने एसेट एंड लाइबिलिटी को कि पॉकेट से पैसा गया और बदले में एसेट बढ़ गया, कैपिटल पेमेंट है। या लाइबिलिटी घट गया, कैपिटल पेमेंट है। पैसा गया, एसेट बढ़ गया, चाहे लाइबिलिटी कम हो गया, कैपिटल पेमेंट कहेंगे। एग्जांपल, एसेट परचेज्ड, कोई प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद लें, तो पॉकेट से पैसा गया प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, बदले में एसेट बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट बढ़ गया, कैपिटल पेमेंट है। आपके सर पे लोन था, आप उसको रीपे कर दिया, लोन था उसको रीपे कर दिया, तो लोन एक लाइबिलिटी था, रीपे किए, पॉकेट से पैसा गया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिट ये इनफ्लो का बात करेगा, पैसा यहाँ पे मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। वापस देखते हैं असर क्या, एसेट एंड लाइबिलिटी पर। तो पैसा मिला, बदले में एसेट कम हो गया, पैसा मिला बदले में एसेट कम हो गया। जैसे सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी था, आप उसको बेच दिए, तो पैसा तो मिला होगा बट बदले में एसेट कम हो गया है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिट। या फिर लाइबिलिटी बढ़ गया हो, पैसा तो मिला बट बदले में लाइबिलिटी बढ़ गया, जैसे टेकन लोन, तो लोन लिए तो पैसा तो आया अपने पास, कैश तो इनफ्लो हुआ, बट सामने से लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिट। तो कैपिटल नेचर ऑलवेज एसेट एंड लाइबिलिटी का बात करेगा। एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट है। एसेट घट रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, कैपिटल रिसिट होगा। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब जो बैलेंस शीट से रिलेटेड ना हो, ये एसेट और लाइबिलिटी का बात नहीं करेगा। तो पहले एक बार अच्छे से नीचे लिख देते हैं, फिर बात करते हैं रेवेन्यू पे। तो कैपिटल नेचर जो था, इस कैपिटल नेचर पे दो चीज हुआ, एक रहा कैपिटल का रिसिप्ट और एक कैपिटल का पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश रिजल्टिंग, पहला डिक्रीज इन एसेट, पैसा मिला बदले में एसेट डिक्रीज कर गया, चाहे और पैसा मिला बदले में लाइबिलिटी बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट, आउटफ्लो ऑफ कैश रिजल्टिंग इंक्रीज इन एसेट, पॉकेट से पैसा गया, एसेट बढ़ गया, चाहे डिक्रीज इन लाइबिलिटी।
तो ये हो गया मेरे लिए कैपिटल रिसिट, कैपिटल पेमेंट। अभी आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब नॉट रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी, और कैपिटल जो था ये रिलेटेड था, रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी। रेवेन्यू ये भी दो है, रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसिट मतलब तो पैसा आना चाहिए, इनफ्लो ऑफ कैश, इधर आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा जाना चाहिए। तो एक तरफ पैसा आना चाहिए, एक तरफ पैसा जाना चाहिए, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। पैसा तो आया, बट ऊपर क्या था, कैपिटल रिसिट में क्या था, पैसा आया, बदले में एसेट कम हुआ चाहे लायबिलिटी बढ़ा। इधर पैसा तो आया, बट ना तो एसेट कम हुआ और ना ही लायबिलिटी ज्यादा हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। पैसा तो आ गया, लेकिन ना तो एसेट कम हुआ ना तो लायबिलिटी ज्यादा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, यू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब बैंक में कुछ डिपॉजिट करके रखे थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो क्या इंटरेस्ट मिलने के कारण एसेट कम हो जाएगा? नहीं। क्या इंटरेस्ट मिलने के कारण सर पे कोई ऑब्लिगेशन आ जाएगा, लायबिलिटी आ जाएगा? नहीं। तो रेवेन्यू रिसिट है। या फिर यू रिसीव्ड सैलरी, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। पैसा तो मिला ना, लेकिन क्या पैसा मिलने के कारण क्या कोई एसेट घट जाएगा? नहीं। क्या लायबिलिटी बढ़ जाएगा? नहीं। तो फिर रिसिट, रेवेन्यू रिसिट। पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट कब बनेगा? अच्छा, नीचे लिख दे इसको अच्छे से, नीदर डिक्रीजेज एसेट। वही चीज था, डिक्रीज इन एसेट आगे लगा दिए, नीदर घटना नहीं चाहिए, नॉर, यहाँ लिखते हैं नॉर इंक्रीजेज लायबिलिटी। तो जो उधर था डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, नीदर लॉन्ग लगा, ये दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इधर नीदर, इधर क्या था अपना, इंक्रीज इन एसेट, तो बोलेंगे नीदर इंक्रीज इन एसेट, एसेट नहीं बढ़ना चाहिए, नॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी घटना भी नहीं चाहिए। तो पैसा गया, बदले में दोनों कुछ नहीं हुआ, ना एसेट बढ़ा ना लायबिलिटी घटा। कैसे? जैसे यू पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आप बैंक से लोन लेके रखे थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट का पेमेंट करने से एसेट बढ़ जाता है? नहीं। क्या इंटरेस्ट का पेमेंट करने से लायबिलिटी कम हो जाएगा? नहीं। तो ये बन गया अपने लिए रेवेन्यू। लोन का रीपेमेंट करते तब ये बन जाता है कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रहा होता है। इंटरेस्ट का पेमेंट से, यू पेड रेंट ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कुछ रेंट था, उसका रीपेमेंट किया, तो उसके कारण क्या एसेट बढ़ जाएगा? नहीं, बिल्डिंग आपका थोड़ी हो जाएगा रेंट देने से, तो एसेट नहीं बढ़ेगा। क्या लायबिलिटी कम हो जाएगा? लायबिलिटी कुछ नहीं, आप एक महीना रहे तो उसका रेंट दिया, अगले महीना फिर रहेंगे तो रेंट देंगे, तो ना तो कोई एसेट बढ़ना है ना कोई लायबिलिटी घटना है, तो उसको बोल देंगे रेवेन्यू पेमेंट। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दो चीजों में बटा हुआ था, रिसिट एंड पेमेंट। फर्दर रिसिट एंड पेमेंट दोनों दो दो पार्ट में और क्लासिफाई हुआ, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेट करेगा, ऑलवेज एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेट करेगा। देन फिर एसेट अगर बढ़ गया चाहे लायबिलिटी घट गया, तो उसको बोल देंगे कैपिटल पेमेंट।
एसेट चाहे कम हो गया, लाइबिलिटी चाहे ज्यादा हो गया, तो उसको बोल देंगे कैपिटल रिसिट। और दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो एसेट कम ना लाइबिलिटी ज्यादा, तो वो आ जाता है रेवेन्यू नेचर में, नॉट रिलेटेड टू एसेट एंड लाइबिलिटी। पैसा आना चाहिए, एसेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पैसा आ गया, रेवेन्यू रिसिट। पैसा चला गया, एसेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसको बोल देंगे रेवेन्यू पेमेंट। अब एक स्पेसिमेन देखते हैं कि नॉर्मली रेवेन्यू रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता कैसे। फॉर्मेट ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले तो रहेगा रिसिट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ, कोई क्लब होगा उसका नाम, कोई स्कूल हो सकता है उसका नाम, कोई हॉस्पिटल हो सकता है उसका नाम, तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है वो सब कुछ, वो सब लिखेंगे हम लोग। देन फिर फॉर द पीरियड एंडेड, कौन से पीरियड का है, पूरे साल भर का है, पूरे महीने भर का है, क्या है वो बताएंगे। देन टी फॉर्मेट पे अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम जो बनता है वो टी फॉर्मेट पे बनता है। टी फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर मतलब रेफरेंस देते हैं हम, किसी भी चीज का रेफरेंस देना, इंफॉर्मेशन देना, उसको पर्टिकुलर बोलते हैं। अच्छा, स्पेसिफाई करना चाहे तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इधर जो पर्टिकुलर है ये पैसे का इनफ्लो को बताएगा, इनकम नहीं बोल रहे, इनफ्लो बता रहे, इधर एक्सपेंस नहीं, आउटफ्लो, आउटफ्लो। अब रिसिप्ट एक साइड हो गया, इनफ्लो मतलब रिसिप्ट और आउटफ्लो मतलब पेमेंट। ये रिसिप्ट फर्दर दो पार्ट का क्लासिफाई किया था अभी ऊपर, कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल और रेवेन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे तो बैलेंस चढ़ाएंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब अगर बिजनेस अपना कंटिन्यू है तो पिछले साल के एंड में कुछ तो पैसा बचा होगा, वो वाला ओपनिंग। कुछ कैश में हो सकता है पैसा, कुछ बैंक में हो सकता है, तो वो हो जाएगा अपना इधर। अच्छा, बैंक का अगर क्रेडिट हो गया तो उसको बाई साइड पे लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस बीडी। कैश का कभी नहीं हो सकता, पॉकेट में जितना कैश है उतना ही ना खर्चा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बैंक का पॉसिबल है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट हो जाए, क्रेडिट बैलेंस हो जाए, तो वो चीज नहीं। ओपनिंग बैलेंस कब होता है, जब एनपीओ अपना रनिंग हो, पिछले साल भी चला था, इस साल भी चला। अगर अभी के अभी शुरू किए होंगे इसी साल तो फिर ओपनिंग नहीं हो सकता, लिख देंगे इस चीज को नीचे। अभी एक बार फॉर्मेट पूरा करें, जैसे माइनर माइनर बात है जो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। देन जहां से पैसा आएगा वो टू रेवेन्यू रिसिप्ट, टू कैपिटल रिसिप्ट। फिर जहां जहां पैसा जाएगा बाई रेवेन्यू पेमेंट एंड बाई कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। क्यों होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, कि जब इनकम एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे ना तब उसका लॉजिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी बस लिख लेते हैं, समझ लेंगे, थोड़ा याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन मिलना, अदर कुछ रेंट वगैरह मिलना, तो ये सारा कुछ हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि
कोई फंड नाम से मिलना, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिलना, लेगेसी मिलना, ये सब समझेंगे कि करके हम लोग कि क्या होता है। लाइफ मेंबरशिप फी मिलना, एंट्रेंस फी मिलना, तो ऐसा बहुत कुछ है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। पैसा कहाँ कहाँ पे जा सकता है, तो सैलरी देना पड़ सकता है। जैसे कोई हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल पे जो डॉक्टर्स होंगे या वहाँ का जो काम करने वाला लोग होगा, उन लोगों को सैलरी तो देते होंगे, तो वो सैलरी देना। या अपना जो एग्जांपल ऑक्सीजन सिलेंडर का लिए थे, तो उसमें जो गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसका जो ड्राइवर होगा, उसको उसको तो सैलरी देंगे, तो वो सैलरी देना। अपकीप के ऊपर खर्च करना, अपकीप के ऊपर खर्च करना मतलब मेंटेनेंस के ऊपर। इंटरेस्ट देना, रेंट देना, एक्सेट्रा। कैपिटल जैसे कि कोई एसेट परचेज करना, एसेट में बहुत कुछ हो सकता है। या कोई लाइबिलिटी का रीपेमेंट करना, जैसे लोन का रीपेमेंट करना, जैसे क्रेडिटर्स को पैसा देना, ये सारा कुछ। इधर अगर कुछ खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं, तो वो आएगा। बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते हैं, खरीद तो सकते हैं। ये सारा कुछ बहुत सारा रहेगा, अभी बस एक जनरल स्पेसिफिक। इसका बैलेंसिंग होगा क्या? हाँ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, इसका बैलेंसिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बैलेंसिंग बताएगा क्लोजिंग में कितना पैसा बचा पॉकेट में। नॉर्मली बाई साइड पे होते हैं, बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैश एंड बैंक। बैंक का टू साइड पे भी हो सकता है, टू बैलेंस सीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रहा तो। नॉर्मली होता नहीं है, बट हो तो सकता है। अच्छा, ये जो बनेगा, नॉर्मली अपन यहाँ पे डेट देते नहीं है, बट इसका जो एंट्री होता है, ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में होता है। क्रोनोलॉजिकल और एनालिटिकल, ये दो मैनर होता है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल्स को क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है और लेजर्स को एनालिटिकल मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहला एफएक्यू, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड transactions in chronological manner, मतलब डेट वाइज, पहला दूसरा तीसरा, जैसा जैसा तारीख आएगा उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि ए नाम का ट्रांजेक्शन पहले, बी नाम का ट्रांजेक्शन तब बाद, गलत। वो एनालिटिकल बन जाता है। एक और लिख ही देते हैं यहाँ पे, एनालिटिकल मतलब ए देन बी देन सी, ऐसे तो ये नहीं, ये यहाँ पे। देन दूसरा ये एफ आई आई है, तो ओपनिंग बैलेंस can exist only if it is a running NPU। इस साल बना होगा तो रनिंग एनपीयू है तभी। if formed this year, no opening balance। तीसरा, बैंक can have
credit balance in case of overdraft. हर केस में नहीं होगा, ओवरड्राफ्ट केस में हो सकता है। फिर FYI है रिसिट एंड पेमेंट both can be in cash or bank. तो दोनों के लिए सेपरेट कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, जैसा कैश बुक में करते थे ना कि अलग एक कैश अलग बैंक अलग, वैसा करना जरूरी नहीं। नो separate column is required। ठीक है, अच्छा FAQ भी है, FYI भी है। बैलेंस ऑफ receipt and payment account is reflected in balance sheet। receipt and payment में जो बैलेंस बचेगा उसको हमेशा हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट अभी हम लोग नहीं बात की, अभी बस रिसीट एंड पेमेंट तक बात की है, इसीलिए अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये था आपका रिसीट एंड पेमेंट, प्योरली थ्योरेटिकल अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर समझ लेंगे, देन फिर 2-3 प्रैक्टिकल करेंगे, देन बैलेंस शीट का बात करेंगे। इतना जो हम लोग लिखे हैं इसको एक बार जरूर पढ़ें अच्छे से, चाहे तो बुक को फॉलो कर सकते हैं, एक बार बुक से भी रीड कर सकते हैं। देन फिर इसमें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, फिर जाके रिसीट एंड फिर जाके बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए आज का क्लास अब ओवर करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।